हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन टैब्लू। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो पे देखेंगे कि टैब्लू में नेमिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि हम किस तरह से हमारे डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं टैब्लू पे। ये एक बहुत ज़रूरी फीचर है क्योंकि इसके थ्रू हमारा मेंटेन करना टैब्लू डैशबोर्ड्स को ईजी हो जाता है, क्योंकि कई महीनों बाद अगर हम हमारे वापस काम पे आएंगे तो कई सारी चीज़ें हम भूल जाएंगे। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हम डॉक्यूमेंट करते रहें और प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करें। तो आज के हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर करने वाले हैं, जैसे कि कैलकुलेशन को ऑर्गेनाइज कैसे करो, उसमें प्रॉपर कमेंट्स कैसे ऐड करेंगे, शीट को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। फिर हम ये देखेंगे कि डायमेंशन और मेजर्स में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन किस तरह से डाल सकते हैं, वर्कशीट्स में कैप्शन कैसे ऐड करें, और साथ ही साथ पूरे वर्कबुक में भी हमें किस तरह से हिस्ट्री को मेंटेन किया जा सकता है। तो आज के हम इस वीडियो पे पूरा यही देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के लिए लेफ्ट में मैंने मेरा QR कोड दिया है, उसको आप स्कैन करके मेरे चैनल में पहुँच सकते हो। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो कैलकुलेशन को जब आप ऑर्गेनाइज करना चाह रहे होते हो तो उसके लिए एक सिंपल मेथड है कि उनका फ़ोल्डर बनाओ। अब हम जब फोल्डर्स बनाते हैं हमारे कंप्यूटर पे, तो वो इसलिए बनाते हैं ताकि उसमें सिमिलर टाइप की फाइल्स आ जाए। फॉर एग्जांपल, मूवी का फ़ोल्डर है तो उसमें मूवीज़ हो, गेम्स का फ़ोल्डर हो तो उसमें गेम्स हो। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी कुछ ऐसे फ़ोल्डर्स बनाएंगे जिसमें सिमिलर तरीके के डायमेंशंस और मेजर्स हो जाए। तो आज हम देखते हैं कि ये बनाते कैसे। तो सबसे पहले मैं टैब्लू डेस्कटॉप पे गया, यहाँ पर कुछ नहीं, सैम्पल सुपरस्टोर डेटा लिया है मैंने। तो अब मेरे पास दो एक जैसे हैं, शिप डेट और शिप मोड, ये शिपिंग डिटेल्स के बारे में। तो मैं किसी एक पे राइट क्लिक कर देता हूँ और उसको मैं क्लिक करता हूँ ग्रुप बाय, और यहाँ पर फोल्डर आप सिलेक्ट कर लेना। जैसे आप फोल्डर सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर फोल्डर एक्टिवेट हो जाएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ क्रिएट फोल्डर पे और इसको नाम देता हूँ शिप डिटेल्स। जैसे ही मैं करता हूँ तो मेरा शिप डेट तो उसमें आ जाता है, और अब मैं शिप मोड को डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। इससे क्या होगा कि मैं इसको हटा के ये सबको मैं मिनिमाइज़ करके मेरा यहाँ मेंटेन हो जाएगा। तो मेरी यहाँ से शिप के डेटा चले गए और अब मेरे को शिप डेटा यहाँ पर मिलेगा। तो उससे होता ये है कि मेरे को सारे शिप के रिगार्डिंग जो डेटा है वो एक ही जगह एक ही फोल्डर में मिल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि हम जो कैलकुलेशंस बना रहे हैं उसके आगे क्या कुछ प्रीफिक्स डाल सकें, जिससे कि हमें वो कैलकुलेशन को बाहर से देख के समझ में आ जाए कि वो क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम हमारे कैलकुलेशन के यहाँ पर PM डॉट लिखते हैं तो मतलब कि वो कैलकुलेशन किसी एक पैरामीटर में यूज़ होने वाला है। CY लिखे मतलब वो करंट ईयर का कैलकुलेशन है या करंट फिजिकल ईयर का। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखा है CY सेल्स, PY सेल्स, PY मतलब प्रीवियस ईयर्स के सेल्स, और CY सेल्स माइनस PY सेल्स करोगे तो आपको DFF डॉट सेल्स मिलेगा, जो कि मैंने यहाँ पर बताया। DFF डॉट जो है वो डिफरेंस है CY और PY में। अब आता है डेट। डेट बताता है कि जो ये कैलकुलेशन है ये एक डेट देने वाला है, इसका आउटपुट एक डेट है। तो यहाँ पर हमने वही चीज़ करी है कि डेट यहाँ। अब आता है लेबल। लेबल बेसिकली वो बताता है कि कुछ आपको लेबल्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए आप लेबल डॉट का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है कि अगर आपके कुछ कैलकुलेशंस हैं जो कि बस डिफरेंट लेवल पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कि नंबर ऑफ मीटिंग्स पर एम्प्लॉयज़ जो है वो आपके डे लेवल पे भी कैलकुलेट कर रखी, आर, मंथ, वीक और इस तरह से। तो ये अलग अलग लेवल पे आपके कैलकुलेट है। तो उसके आगे का जो हिस्सा जो है वो आप एक जैसे ही रखो और हाइफन करके आप चेंज कर सकते हो। बस इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें जो अगर आप आपका कैलकुलेशन किसी क्रॉस टैब में यूज़ कर रहे हो तो उसमें क्या होगा कि ये जो नाम बड़े बड़े हैं, जैसे अब ये कितना बड़ा नाम है, तो अब इतने बड़े बड़े नाम जब क्रॉस टैब पे आते हैं तो उतना कॉलम को जगह ज़्यादा चाहिए होती। वरना अगर इतना ही दिखेगा कि नंबर ऑफ मीटिंग्स तो पर डे है एम्प्लॉय, वो समझेगा नहीं। और अगर अपन कॉलम की विड्थ को बढ़ा देंगे
तो हमें जगह नहीं मिलेगी। तो इस हिसाब से फॉर एग्जांपल मैं समझा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ गया और समझ लो मैं ऑर्डर आईडी में से कुछ रैंडम ऐसे पुल कर लेता हूँ। ओके, अब क्योंकि ये इससे पुल कर लिया, अब समझ लो फॉर एग्जांपल शिप मोड बहुत ही बड़ा है, तो मुझे उस पूरे को देखने के लिए नाम शिप मोड का बहुत ही बड़ा है, या फिर मैं एक कैलकुलेशन ही क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, और अब मैं इसको ऐड करूँ यहाँ पर, तो मेरे को ये नाम यहाँ आधा ही दिख रहा है। अब इसको बढ़ाने के लिए जैसे मैं इसको बढ़ाता हूँ तो मेरे यहाँ पर कुछ आगे की डिटेल्स मिस हो सकते हैं। तो इसी तरह से हमें ये देखना ज़रूरी है कि हम कौन से कॉलम्स को इस तरह से मेंटेन करें। अब क्योंकि अगर नाम बड़े बड़े हो गए तो हम क्या करेंगे, हम वापस उसके फोल्डर्स बना देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हम एक फ़ोल्डर बना दो कि नंबर ऑफ़ मीटिंग्स और फॉर पर एम्प्लॉय, ये एक नाम का एक फोल्डर बना दो, उसमें पर डे पर आवर अलग अलग डायमेंशंस आ जाएंगे, तो वो हमें काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, यही चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बता रखी कि अगर क्रॉस टैब हो तो अच्छा होगा कि आप उसको फोल्डर्स बना दो, फोल्डर के थ्रू ग्रुपिंग कर सकते। नेक्स्ट है कमेंट्स कैलकुलेशन। अब क्या होता है कई बार कि कैलकुलेशंस की जो लॉजिक है हो सकता है टाइम टू टाइम चेंज हो जाए, तो आपको एक चीज़ याद रखनी ज़रूरी है कि हर कैलकुलेशन में 4 चीज़ें हैं जो मेंशन ज़रूर करो। पहली कि वो कैलकुलेशन कब बनाए, फिर वो किसने बनाया, फिर वो कैलकुलेशन हुआ कब अपडेट, और वो किसने अपडेट किया, मतलब क्रिएटेड डेट, क्रिएटेड बाय, अपडेट डेट और अपडेटेड बाय। अगर ये चीज़ आप कर दोगे तो उससे हमेशा ट्रेस बैक करना आसान रहता है कि ये क्रिएट इसने किया था, इस समय हुआ था, और अपडेट अभी हुआ है। तो क्योंकि अब अपडेट जिसने किया अगर उसका नाम होगा तो आपको कुछ पूछना हो तो उससे पूछ सकते हो। तो इस तरह से, तो यही चीज़ एक सैम्पल एग्जांपल है कि प्रॉफिट एंड रेशियो का आपने ये तो लिख दिया, पर उसके पीछे का जो कमेंट्स हैं वो इस तरह से आएंगे। कमेंट्स डालने के लिए टैब्लू में // ऐसे ऐड किया जाता है, उसके बाद आप कमेंट्स डाल सकते हो। नेक्स्ट है तो शीट को ऑर्गेनाइज कैसे करो। तो शीट ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको ना कुछ प्रीफिक्स ऐड करने पड़ते हैं फॉर एग्जांपल, और वो शीट्स जो प्रीफिक्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि आपका वो शीट किस डैशबोर्ड पे जाने वाला है। फॉर एग्जांपल कि अगर सेल्स ओवरव्यू का डैशबोर्ड है तो उसके अंदर के जो शीट्स होंगे वो सब शुरू होंगे एसओ से, एसओ हाइफन, इस तरह से। तो ये बताता है कि ये सब इसको ही बिलोंग कर रहे हैं। तो सेल्स ओवर टाइम, सेल्स बाय स्टेट, करंट ईयर सेल्स, प्रीवियस ईयर सेल्स, ईयर ओवर ईयर सेल्स, और ये इस तरह से। दूसरी चीज़ आती है कि क्यूसी क्या है। तो क्यूसी होता है क्वालिटी चेक के लिए या क्वालिटी कंट्रोल के लिए। फॉर एग्जांपल आपने ईयर ऑन ईयर सेल्स तो आपने बना दिया, हो सकता है कि वो कुछ ग्राफिकल फॉर्म में हो, पर आपको अगर वैल्यूज चेक करनी है तो उसके लिए आप उसका एक क्रॉस टैब बनाओगे और उसमें वैल्यू चेक करोगे। यहाँ नाम लिख दोगे क्यूसी, यहीं पर मैंने ये चीज़ मेंशन की है कि क्रॉस टैब बना लो कुछ कैलकुलेशन या डेटा क्वालिटी को चेक करने के लिए, तो उसका नाम रख दो क्यूसी। कि ये पब्लिश करने के लिए नहीं है और ये इसको किसी शीट में ऐड नहीं करना है, इसको बस हमने वैलिडेशन के लिए यूज़ करा है। नेक्स्ट होता है कि DNP, डू नॉट पब्लिश। जब ये DNP आ गया तो हमें ये वाले डैशबोर्ड्स या ये वर्कशीट्स पब्लिश नहीं करने। ओके, एक और चीज़ है कि शीट के आप ना अलग अलग कलर्स भी दे सकते हो। अगर DNP है तो उसको रेड दे दो, क्वालिटी चेक या क्वालिटी कंट्रोल है तो उसको दे दो येलो। इस तरह से आप टेस्ट भी दे सकते हो, टेस्ट हाइफन, जो कि बता सके कि अभी आपका विजुअलाइजेशन या आपका कॉन्सेप्ट जो है वो टेस्ट होने वाला है। ओके, सो दैट्स इट। अब आते हैं, हम चेक करते हैं डिस्क्रिप्शन टू डायमेंशन मेजर। ओके, तो अभी मैं अपने डायमेंशन पे जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास डायमेंशन है कंट्री का। अब मैं नेक्स्ट शीट पे जाके मैं कंट्री में बताऊँ, तो कंट्री को हमें देख के लगेगा कि हो सकता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ हो, पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो कनाडा और USA ही है, तो मैं इसको हटा देता हूँ और इसमें राइट क्लिक करके मैं लिखता हूँ। राइट क्लिक करके हमें जाना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ में और उसमें जाना पड़ेगा कमेंट्स में।
जैसे हम कमेंट्स में जाते हैं तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ USA एंड कनाडा, ओके कर दिया। तो जैसे मैं होवर करूँगा तो मुझको यहाँ USA और कनाडा दिख जाएगा। ये तो एक एग्जांपल हुआ, इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि कई डेटाबेस से ऐसे कुछ कॉलम्स आ रहे हैं जो उसका नाम ही कुछ स्कीमा से रिलेटेड हो या कुछ अलग सा नाम हो जो कि ह्यूमन रीडेबिलिटी नहीं हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप एलियास से आप उसका नाम चेंज कर दो, या फिर अगर नाम भी चेंज कर दो, हो सकता है कि सेल्स ही दिया है तो किस चीज़ की सेल्स है, सेल्स ऑफ चॉकलेट, सेल्स ऑफ क्या जो भी चीज़ है, तो वो चीज़ को भी आप ना उसका ना कमेंट्स ऐड कर सकते हो ताकि आपको समझ में याद रहे कि आपने वो सेल्स कौन सा यूज़ किया आपकी कैलकुलेशन। ओके, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर बताई है। फिर नेक्स्ट आता है ऐड कैप्शन टू वर्कशीट। उसमें क्या करना होता है हमें कि हमें हमारे जो भी समझ लो ये हमारा वर्कशीट बनी हुई है, इसमें हम जाएंगे वर्कशीट पे, यहाँ लिखा हुआ है शो कैप्शन। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ शो कैप्शन, तो हमें को ऑलरेडी एक कैप्शन बना हुआ आ जाता है जो कि क्या कह रहा है कि दिस व्यू इज़ ब्रोकन डाउन करके ये कुछ एक डायनेमिक कैप्शन आ गया। तो मैं इसको हटा देता हूँ कि और मैं इसको अपना कस्टम व्यू दूंगा कि दिस व्यू इज़ अबाउट तो दिस व्यू इज़ अबाउट ऑर्डर डिटेल्स, तो उससे समझ में आ जाता है। पर जब आप ये डाल रहे हो तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग में डालो। फॉर एग्जांपल अगर मैं वापस जाऊँ यहाँ, तो इसमें किस तरह से यहाँ पे लिखा है कि क्रिएट कब हुआ है, क्या क्या इस व्यू में चेंजेस हुए वो सब ऐड करो, ये व्यू किस चीज़ के लिए वो सब बता दो। ओके, नेक्स्ट आता है जो कि पूरे वर्कबुक के लिए, तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, एक कैलकुलेटेड फील्ड बनाता हूँ जिसका नाम होता है रिवीजन कमेंट, और उसमें पूरे वर्कबुक में कौन सा क्या क्या चेंज हुआ है ताकि यहीं पर आके हमको समझ आ जाए कि किस कैलकुलेशन में चेंज हुआ है, और फिर मैं पर्टिकुलर उस कैलकुलेशन में जाके भी चेक कर सकता हूँ। तो अपन इसके एक एक चीज़ को देखते हैं। प्रोजेक्ट, ये डैशबोर्ड कौन से प्रोजेक्ट के लिए यूज़ हो रहा है, तो सुपर स्टोर प्राइवेट लिमिटेड। लिंक, कौन सी लिंक पे ये पब्लिश हो रही है डैशबोर्ड, तो ये देख सकते हो। क्रिएटेड डेट, किस समय क्रिएट हुआ, ऑथर कौन है, इसका डिस्क्रिप्शन, कॉल बाय मतलब ये आप कहाँ पब्लिश कर रहे हो, सर्वर पे, टैबलू सर्वर पे पब्लिश किया है, कौन कौन से टेबल्स यूज़ हुए हैं वो बता दो, यूज्ड बाय पेरोल टीम, अकाउंटिंग टीम या फाइनेंस टीम, कौन सी टीम इसको यूज़ करने वाली है, और फिर प्रॉपर पूरा बता दो कि वर्जन 1.0 में इनिशियल वर्जन था और 2 डैशबोर्ड बनाया। फॉर एग्जांपल 1.1 में क्या करा आपने, कुछ फॉर्मेटिंग चेंज करी, 1.2 में आपने चेंज करा कुछ कैलकुलेशन में। आप समझ लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने कैलकुलेशन में चेंज करके लिखा कि मैंने प्रॉफिट रेशियो को चेंज करा है, ठीक है। तो अब आप प्रॉपर प्रॉफिट रेशियो में जाके आप देख सकते हो कि अच्छा कि किसी बिजनेस ने कुछ रिक्वायरमेंट दिया या कैलकुलेशन दी, वो कैलकुलेशन आपने लगाया। तो इस तरह से, और उसी में सारी डिटेल्स मिल जाएंगे और उससे आप नेविगेट कर सकते। इससे आपको हमेशा मदद मिलेगी कि किस समय क्या क्या चेंज हुआ है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कई बार डेवलप करते समय हम ये चीज़ भूल जाते हैं, और ये भूलने के कारण हमारा टेक्निकल डेट बढ़ जाता है। और टेक्निकल डेट क्या होता है उसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगा, पर बेसिकली टेक्निकल डेट से होता ये है कि हमारे को आज तो आसानी से हो जाता है कि हम पब्लिश कर पाते हैं, पर आगे जाके हमें उसको चुकाना पड़ता है क्योंकि हमें वापस उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, स्क्रैप करके वापस नया बनाना पड़ता है। कई बार कुछ ऐसा हो जाता है हमारे रिप्लेसमेंट में कोई एम्प्लॉय आ रहा है, उसको प्रॉब्लम होगी, हम हमारे 4 साल पुराने डैशबोर्ड को देखेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। तो उस तरह से, तो सो दैट्स इट फॉर वीडियो। मैं चाहता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें फॉलो करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।